हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडिटोरियल इनसाइट्स। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है और आप डेली एडिटोरियल इनसाइट्स को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें हम एडिटोरियल्स डिस्कस करते हैं ताकि आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स और वोकेबलरी इम्प्रूव हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और डेली जो एडिटोरियल इनसाइट्स है वो मंडे टू फ्राइडे, जैसा आपको पता है, 10 AM यूट्यूब पे अवेलेबल होता है। तो कैसे ये आपकी हेल्प करेगा, ये सारे पॉइंट्स आप पहले से ही जानते हैं, एक बार रीड कर सकते हैं जो फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं। तो आज हम दो एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे द हिंदू से। तो जो फर्स्ट है वो है अ ग्रैंड रिवाइवल। ये है इंडिया और इजिप्ट के जो डिप्लोमेटिक टाइज़ है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, उसके रिवाइवल के बारे में। तो जैसा आपको पता है, वीडियो को आपको पॉज करना है, रीड करना है बिना किसी हेल्प के, और तभी आपकी जो वोकेबलरी है वो जल्दी इम्प्रूव होगी और ज़्यादा टाइम तक याद भी रहेंगे आपको वर्ड्स। चलो तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ओके। ठीक है, तो आई होप आपने ये रीड कर लिया। स्टार्ट करते हैं। The decision by India and Egypt to upgrade their ties to a strategic partnership during Prime Minister Narendra Modi's meeting with Egypt President Abdel Fattah el-Sisi is a significant move for India's ties with the West Asia, North Africa region that is long overdue, given their historical ties. So अब यहाँ पर जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर की जो विज़िट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो विज़िट है इजिप्ट, उसके बारे में डिस्कशन है। तो जो डिसीजन है क्या कि इंडिया और इजिप्ट ने डिसाइड किया है कि वो अपने टाइज़ का मतलब क्या है, अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, उसको एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में में अपग्रेड कर दिया है। यानी अब दोनों कंट्रीज स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, यानी ये कह सकते हैं कि एक लेवल और बढ़ा दिया गया है जो दोनों कंट्रीज़ के बीच में रिलेशंस है उनको। तो जो प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हुई इजिप्ट के प्रेसिडेंट के साथ अब्दुल फतेह अल सीसी, वो एक सिग्निफिकेंट मूव है। सिग्निफिकेंट मूव हम लास्ट 2 वीडियोस से कवर कर रहे हैं। ये मूव नाउन है और इसका क्या मीनिंग है, कोई स्टेप लेना। तो ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप है, एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। किस लिए? इंडिया की टाइज जो वाना रीजन के साथ है, यानी वेस्ट एशिया नॉर्थ अफ्रीका रीजन के साथ है। तो टाइज हम ऑलरेडी देख चुके हैं, रिलेशंस इस रीजन के साथ हैं, दैट इज़ लॉन्ग ओवरड्यू। तो बहुत लंबे टाइम से ये जो इस तरह की मीटिंग बहुत टाइम से ओवरड्यू थी, यानी बहुत टाइम से डिले हो रही थी, काफ़ी टाइम से होनी थी। अब ये जो रिलेशंस है ये इम्प्रूव काफ़ी टाइम से होने चाहिए थे, पर अभी तक हुए नहीं थे। क्यों होने चाहिए थे? गिवन देयर हिस्टोरिकल टाइज, क्योंकि इंडिया और ये जो रीजन है वेस्ट एशिया नॉर्थ अफ्रीका, इनके बहुत लंबे टाइम से एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से रिलेशंस हैं। इसीलिए द टू कंट्रीज साइंड अ फ्रेंडशिप ट्रीटी इन 1955। तो दोनों अब यहाँ पर वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से हैं रिलेशंस, पर ये जो एडिटोरियल है ये 1955 से रिलेशंस की बात कर रहे हैं। तो जो ये ट्रीटी है, फ्रेंडशिप ट्रीटी क्या होता है हमने और पहले भी डिस्कस किया था। कोई जब दो कंट्रीज़ एक एग्रीमेंट साइन करती हैं उसको हम ट्रीटी भी कहते हैं। तो एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी 1955 में, और इंडिया ने सपोर्ट किया था, इंक्लूडिंग ड्यूरिंग द स्वेज कैनाल क्राइसिस इन 1956। तो इंडिया और इजिप्ट के बीच में एक फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई 1955 में, और 1956 में इंडिया ने इजिप्ट को सपोर्ट किया था जब स्वेज कैनाल क्राइसिस हुआ था। इवेंचुअली लेड टू दी नॉन अलाइंड मूवमेंट, और इसकी वजह से फाइनली क्या हुआ, इवेंचुअली मीन्स फाइनली क्या हुआ कि नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है वो 1961 में शुरू हुई विद बोथ एज फाउंडर मेंबर्स। तो इंडिया और इजिप्ट उस नॉन अलाइंड मूवमेंट के फाउंडिंग मेंबर्स थे। दे वर ऑल्सो इंस्ट्रूमेंटल इन दी G77 ग्रुपिंग। इंस्ट्रूमेंटल क्या होता है? इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक होता है, ठीक है, वो अलग है कि वो जिसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं, मेनली इंस्ट्रूमेंट्स पे फोकस है। बट यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, किसी चीज़ को करने में कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो हम कहते हैं वो इंस्ट्रूमेंटल है। तो ये दोनों कंट्रीज इंस्ट्रूमेंटल थे, यानी इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया G77 ग्रुपिंग के अंदर।
यानी G77 नाम का एक ग्रुप फॉर्म करने में, उसके साथ साथ साउथ साउथ कोऑपरेशन इनिशिएटिव। तो एक G77 इनिशिएटिव में उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और एक साउथ साउथ कोऑपरेशन नाम के एक इनिशिएटिव में रोल प्ले किया। अच्छा, इनिशिएटिव हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इनिशिएटिव होते कोई नया स्टेप लेते हैं, कोई नया प्लान, कोई नया स्टेप, कोई नई चीज़ जब शुरू करते हैं, कोई पहल हम लेते हैं, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इनिशिएटिव्स। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, India and Egypt were united over their desire not to become camp followers of either the US or the Soviet Union। तो कोल्ड वॉर के टाइम पे इंडिया और इजिप्ट दोनों ही नहीं बनना चाहते थे, कैंप फॉलोअर्स नहीं बनना चाहते थे। ना ही वो यूएस के कैंप में होना चाहते थे, यानी यूएस की साइड लेना चाहते थे, और ना ही यूएसएसआर की साइड लेना चाहते थे, सोवियत यूनियन की साइड लेना चाहते थे। ठीक है, दोनों में से किसी की साइड नहीं लेना चाहते थे। मोर रिसेंटली देयर पोजीशंस ऑन द यूक्रेन वॉर हैव बीन एक्सट्रीमली सिमिलर। और अभी भी अगर ये तो पहले की बात है, और अगर अभी रिसेंटली देखें तो इंडिया और इजिप्ट दोनों की जो पोजीशंस थी यूक्रेन वॉर को लेके वो बहुत ज़्यादा सिमिलर थी। दोनों के जो व्यूज़ थे यूक्रेन वॉर को लेके बहुत ज़्यादा मिलते थे। रिफ्यूजिंग टू क्रिटिसाइज रशियाज एक्शंस, दोनों ही कंट्रीज़ ने, रशिया ने जो भी एक्शंस लिए यूक्रेन वॉर में उसको क्रिटिसाइज़ नहीं किया, मना कर दिया क्रिटिसाइज़ करने से, लेकिन बट नॉट कंडोनिंग देम आइदर। कंडोन करना होता है कि कोई जो गलत चीज़ है उसको नज़रअंदाज करना, या फिर उसको सही उसको एक्सेप्ट कर लेना, एक कोई मॉरली इनकरेक्ट चीज़ को, तो उनको कंडोन भी नहीं किया। आइदर एंड कॉलिंग फॉर अ डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन। कॉल फॉर का मीनिंग होता है जब कोई कंट्री या कोई ऑर्गेनाइजेशन पब्लिकली कुछ डिमांड करता है। तो जो कंट्रीज़ हैं इंडिया और इजिप्ट दोनों ने ही क्या डिमांड किया कि एक डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन हो यूक्रेन वॉर का, डिप्लोमेटिकली उस वॉर को उस सिचुएशन को सॉल्व किया जाए। रेजोल्यूशन यानी सॉल्यूशन। लास्ट ईयर इंडियाज डिसीजन टू सप्लाई वीट टू इजिप्ट, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इंपोर्टर्स दैट वाज हिट बाय द ब्लॉकेड on exports from Russia and Ukraine last year before the Black Sea Grain Initiative stepped in, won New Delhi much goodwill in Cairo। तो क्या हुआ था जब यूक्रेन और इंडिया की यूक्रेन और रशिया की जो वॉर थी वो स्टार्ट हुई, तो उसकी वजह से जो इजिप्ट है, जो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंपोर्टर है वीट का, वो वीट इंपोर्ट नहीं कर पा रहा था रशिया और यूक्रेन दोनों से, क्योंकि वहाँ पर ब्लॉकेड हो गया था एक्सपोर्ट्स का। रशिया और यूक्रेन दोनों ही वीट एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए इजिप्ट को वीट अवेलेबल नहीं हो रही थी। तो ब्लॉकेड का मतलब होता है इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट कर देना। ओके, तो अब ये कब की बात है? ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव शुरू होने से पहले की बात है। यानी जब ये इनिशिएटिव शुरू हुआ तो जो रशिया यूक्रेन है वो एक्सपोर्ट कर पाए वीट, लेकिन उससे पहले की बात है जब वो दोनों कंट्रीज़ एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे वीट इजिप्ट को। तो उस टाइम पे न्यू दिल्ली यानी इंडिया ने वीट सप्लाई की थी इजिप्ट को, तो वॉन न्यू दिल्ली मच गुडविल। अगर इसको हम रीड करें तो इंडियाज डिसीजन टू सप्लाई वीट टू इजिप्ट वॉन न्यू दिल्ली मच गुडविल इन कायरो इजिप्ट की कैपिटल। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडिया को गुडविल यानी कि लोगों ने अप्रिशिएट किया, बहुत फ्रेंडलीनेस के साथ इसको देखा गया। तो अब यहाँ पर देखते हैं स्टेप इन का मतलब क्या होता है। स्टेप इन होता है आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, किसी चीज़ को, किसी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए आप उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो जैसे अब जब यूक्रेन और रशिया दोनों ही वीट एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, तो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव शुरू किया गया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर वर्ड यूज़ किया हमने, फ्रेजल वर्ब यूज़ किया है स्टेप इन। तो इसके बाद क्या हुआ? द टू साइड्स आर ऑल्सो परस्यूइंग क्लोजर कोऑपरेशन। तो ये जो पूरा पैराग्राफ है ये है कि कैसे, पहले तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि हिस्टोरिकल टाइज, और उसके बाद फिर अब रिसेंटली कैसे दोनों कंट्रीज़ जो है उनके सिमिलर व्यूज़ हैं और कैसे इंडिया ने इजिप्ट की हेल्प की जब उसको रिक्वायरमेंट थी। द टू साइड्स आर ऑल्सो परस्यूइंग क्लोजर कोऑपरेशन इन ग्रीन एनर्जी, और दूसरे रीजन्स जहाँ पे दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो परस्यूइंग क्लोजर कोऑपरेशन, परस्यू करना यानी किसी चीज़ को कंटिन्यू करना। तो यहाँ पर वो कोऑपरेशन किस चीज़ में बढ़ा रहे हैं? ग्रीन एनर्जी के अंदर फार्मास्यूटिकल्स, डिफेंस, ये सब चीज़ें, एग्रीकल्चर,
MOU मतलब कि एक टाइप का एग्रीमेंट होता है, तो वो एग्रीकल्चर में, आर्कियोलॉजी एंड एंटिक्विटीज़, कंपटीशन लॉ, इन सब रीजन्स में भी वो कोऑपरेट कर रहे हैं. Mr. Modi's visit to the Al Hakim Mosque and meeting with Egypt's Grand Mufti appeared to be an attempt to dispel misgivings about his government's policies towards the Muslim world. तो जो प्राइम मिनिस्टर ने विज़िट किया अल हकीम मॉस्क को और वहाँ एक ग्रैंड मुफ्ती से मिले, तो इट्स एन अटेम्प्ट टू डिस्पेल मिसगिविंग्स. डिस्पेल मतलब कि किसी के मन में कोई डाउट्स हैं उसको रिमूव करना, रिमूव द डाउट्स. और मिसगिविंग्स भी क्या होते हैं? डाउट्स. तो लोगों के मन में अगर डाउट्स हैं जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को लेके, तो उनको भी उन्होंने रिमूव किया. President Al-Sisi, who was India's Republic Day chief guest this year, conferred Egypt's highest state honor. तो जब प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया इजिप्ट को, तो वहाँ के प्रेसिडेंट ने कॉन्फर किया. कॉन्फर का मतलब क्या होता है? किसी पर्सन को कुछ ग्रांट करना. यूजुअली अवार्ड के लिए हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हम इसको अवॉर्डेड भी कह सकते हैं. तो क्या अवार्ड किया? इजिप्ट का जो हाईएस्ट स्टेट ऑनर है, द ऑर्डर ऑफ द नाइल. ठीक है, तो मिस्टर मोदी को दिया गया. इट इज़ गिवन टू वर्ल्ड लीडर्स एंड दोज हु ऑफर इजिप्ट और ह्यूमैनिटी इनवैल्यूएबल सर्विसेज. तो किन्हें दिया जाता है? जो इजिप्ट की बहुत ज़्यादा जो इजिप्ट को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. ह्यूमैनिटी गिवन टू वर्ल्ड लीडर्स एंड दोज हु ऑफर इजिप्ट और ह्यूमैनिटी, या तो इजिप्ट को या फिर ह्यूमैनिटी को बहुत ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. इनवैल्यूएबल क्या होंगे? एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो लोग, उनको दिया जाता है ये अवार्ड. द टू लीडर्स विल मीट अगेन एज इजिप्ट इज़ अ स्पेशल इन्वाइटी टू द G20 समिट इन दिल्ली इन सितंबर. तो जो G20 समिट होगी वहाँ पर दोनों लीडर्स दोबारा मिलेंगे, क्योंकि इजिप्ट जो है वो एक स्पेशल इन्वाइटी है. इन्वाइटी कौन होता है? जिसको इन्वाइट किया जाता है. तो इजिप्ट को इन्वाइट किया गया है. G20 जो समिट होगी, समिट हम लगभग हर दूसरे एडिटोरियल में हम करते आ रहे हैं इसको कवर. तो समिट का मीनिंग क्या होता है आप बताओ? जब एक हाई लेवल पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या फिर गवर्नमेंट के लीडर्स मिलते हैं, तो उसको हम कहते हैं समिट. ठीक है, अब ये अगर एग्ज़ाम में समिट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करना. ठीक है, बहुत कॉमन वर्ड है. द लीडर्स अपीयर टू हैव स्पेंट मच टाइम फोकसिंग ऑन मल्टीलेटरल इशूज़. तो ऐसा लग रहा है कि जो दोनों लीडर्स ने हैं वो काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, काफ़ी फोकस किया है किस चीज़ के ऊपर? मल्टीलेटरल इशूज़. बायलेटरल होता है, बाय मतलब दो, तो बायलेटरल यानी दो कंट्रीज़ के बीच में जो रिलेशंस हैं. मल्टीलेटरल अब इश्यूज़ की बात कर रहे हैं, तो मल्टीलेटरल यानी दो से ज़्यादा कंट्रीज़ जहाँ इन्वॉल्व हैं वहाँ पर जो इश्यूज़ हैं. तो मल्टीलेटरल इश्यूज़ को डिस्कस किया गया. इंडियाज़ क्लोज टाइज इन इजिप्ट्स नेबरहुड, स्पेशली इजराइल एंड सऊदी अरेबिया, फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी. अब यहाँ पर वही मल्टीलेटरल इश्यूज़ मेंशन किए गए हैं. इंडिया जो इजिप्ट के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ इंडिया के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, क्लोज टाइज़ हैं, क्लोज रिलेशंस हैं. इजराइल और सऊदी अरेबिया के साथ तो काफ़ी क्लोज रिलेशंस हैं. फूड और एनर्जी सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट क्या होता है? आप लिमिट, किसी चीज़ के ऊपर लिमिट्स हों. तो फूड और एनर्जी सिक्योरिटी यानी फॉसिल फ्यूल्स, तो फॉसिल फ्यूल्स या दूसरे टाइप की एनर्जी भी, रिन्यूएबल एनर्जी, तो वो अवेलेबल नहीं है इतने अच्छे से. तो फूड और एनर्जी सिक्योरिटी कैसे अवेलेबल होगी? एंड बिल्डिंग मोर कोऑपरेशन विद द ग्लोबल साउथ. तो ग्लोबल साउथ यानी ग्लोबली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी बात हो रही है. तो ग्लोबल साउथ के साथ और कैसे हम कोऑपरेशन बढ़ा सकते हैं, इंक्लूडिंग द अफ्रीकन यूनियन. इन मार्च इजिप्ट जॉइंड द न्यू डेवलपमेंट बैंक. तो मार्च में इजिप्ट ने न्यू डेवलपमेंट बैंक ज्वाइन किया, सेटअप बाय ब्रिक्स. तो ब्रिक्स कंट्रीज़ ने मिलकर ये बैंक सेटअप किया, इसको इजिप्ट ने भी ज्वाइन किया. एंड इज़ कीन टू जॉइन दिस ग्रुपिंग that will deliberate new memberships at its summit in Cape Town this August. तो अगस्त में ब्रिक्स की समिट होगी. कहाँ पर होगी? केप टाउन में होगी, साउथ अफ्रीका में. तो वहाँ पे जो ये ग्रुप की कंट्रीज़ हैं ये डेलिब्रेट करेंगी नए मेंबरशिप्स को कि क्या हमें मेंबरशिप्स बढ़ानी चाहिए, क्या इस ग्रुपिंग में और कंट्रीज़ भी होनी चाहिए और कौन सी. तो उसके ऊपर डिस्कशन होगी. तो यहाँ पर डेलिबरेट का मतलब है डिस्कशन.
ठीक है, अच्छा डेलिब्रेट यानी डिस्कस। अच्छा यहाँ पर तो डिस्कस है, पर डेलिब्रेट का और भी तो मीनिंग होता है। डेलिब्रेट का एक और मीनिंग होता है, क्या होता है? जानबूझकर कोई काम करना, ठीक है, जानबूझकर कोई काम करना। तो जैसे ही डेलिब्रेटली जैसे अगर हम एग्जांपल लें, ही डेलिब्रेटली ब्रोक द वास या ब्रोक द प्लेट, तो जानबूझकर उसने प्लेट तोड़ दी, गलती से नहीं, जानबूझकर। तो डेलिब्रेट को जब हम डेलिब्रेटली इज एन एडवर्ब, ठीक है। अगर हम बोले कि डेलिब्रेट एक्शन यानी जानबूझकर लिया गया एक्शन, तो वहां पर वो एडजेक्टिव है। लेकिन जब डेलिब्रेट एक वर्ब की तरह यूज होता है तो वहां पर उसका मतलब होता है डिस्कस करना। यहाँ पर देखो, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब है डेलिब्रेट, तो दे विल डेलिब्रेट यानी दे विल डिस्कस न्यू मेंबरशिप्स, ठीक है। तो ओके, तो इजिप्ट विल सीक इंडिया सपोर्ट। तो इजिप्ट जब ये समिट होगी केप टाउन में, तो वहाँ पर इंडिया जो है, इंडिया का सपोर्ट, इजिप्ट जो है वो इंडिया के सपोर्ट मांगेगा। बोस्टर्ड बाय हिस्टोरिकल टाइज, बोस्टर्ड का मतलब क्या होता है? ये भी कॉमन वर्ड है, एडिटोरियल्स में काफ़ी आता है। तो बोस्टर्ड यानी कि स्ट्रेंथन्ड, बूस्टेड। तो बोस्टर्ड बाय हिस्टोरिकल टाइज, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ के जो रिलेशंस है वो बहुत लंबे टाइम से है, तो वो दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। एंड बफेटेड बाय प्रेजेंट डे जियोपॉलिटिकल टर्मोइल। बफेटेड मतलब कि अगर किसी चीज़ से कोई चीज़ आपको ट्रबल कर रही है, डिफ़िकल्टीज आप फेस कर रहे हो, तो वहाँ पर बफेटेड हम यूज़ करते हैं, यानी कि ट्रबल्ड। किसी चीज़ से ट्रबल्ड है, किससे? प्रेजेंट डे जियोपॉलिटिकल टर्मोइल। एक तो दोनों कंट्रीज़ के जो रिलेशंस हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं क्योंकि उनकी हिस्टोरिकल टाइज हैं, बहुत लंबे टाइम से रिलेशंस हैं। और दूसरा, दोनों ही कंट्रीज़ प्रेजेंट डे जियोपॉलिटिकल टर्मोइल, जो आज की जो प्रॉब्लम्स है दोनों एक साथ फेस कर रहे हैं। टर्मोइल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा टाइम जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो, क्लियर अनसर्टेनिटी हो, ये क्लैरिटी ना हो कि क्या होगा आगे, ठीक है, कैओस हो कि क्लैरिटी ना हो, तो उस टाइप के टाइम को बोलते हैं टर्मोइल। तो क्योंकि आजकल जो आज के डेट में जो जियोपॉलिटिकली जो इंटरनेशनली जो हम देखें, तो वहाँ पर जो सीन है वो अनक्लियर है, ठीक है। तो इसके लिए वहाँ ये सिचुएशन दोनों ही कंट्रीज फेस कर रही हैं। इट इज़ क्लियर दैट इंडिया एंड इजिप्ट आर नाउ एसेइंग अ क्लोजर रिलेशनशिप। तो क्योंकि दोनों के रिलेशंस लंबे टाइम से अच्छे और दोनों सिमिलर प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो ये क्लियर है कि दोनों कंट्रीज इंडिया और इजिप्ट आर नाउ एसेइंग अ क्लोजर रिलेशनशिप। एसेइंग मतलब, ऐसे तो एक नाउन होता है, हम ऐसे लिखते हैं, बट ऐसे एक वर्ब की तरह भी यूज़ हो सकता है, ऐसे। तो क्या ऐसे कर रहे हैं? एसेइंग मीन्स ट्राइंग टू अचीव समथिंग। दोनों मिलके क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं? एक क्लोजर रिलेशनशिप, ठीक है। वन दैट लुक्स बोथ एट फ्यूचर इकोनॉमीज एंड ऑटोनमस फॉरेन पॉलिसीज़। तो ऐसे रिलेशनशिप जिसमें दोनों अपनी फ्यूचर इकोनॉमीज़ पे भी फोकस करें, उनकी उसके बारे में भी सोचें, और ऑटोनमस फॉरेन पॉलिसीज़। ऑटोनमस मीन्स इंडिपेंडेंट, बिना किसी की इंटरफेरेंस के अपने डिसीजंस खुद लेना। तो ऐसी फॉरेन पॉलिसीज़ भी वो जो है आगे फॉलो कर पाए। सो ये फर्स्ट एडिटोरियल था, ठीक है। तो यहाँ पर कंडोनिंग आइसोलेटिंग नहीं है पैसेज के अकॉर्डिंग, यहाँ पर मीनिंग यहाँ पर है ठीक है। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो भी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस हमने देखे, ठीक है। लेकिन सिर्फ वर्ड्स और मीनिंग्स लिखने से काम नहीं चलेगा, जितना हो सके उससे सेंटेंस बनाने की कोशिश करनी है। ये वर्ड्स कैसे जो एडिटोरियल उसमें यूज़ हुए हैं उस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो अगर आप इनसे सेंटेंस फॉर्म करेंगे, चाहे आप 5 वर्ड से चाहे आप 10 वर्ड से फॉर्म करें सेंटेंस, तो वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। ये नेक्स्ट पेज। तो इनमें से काफ़ी वर्ड्स आपको पता होंगे, ऑलमोस्ट 50%, 40 to 50% वर्ड्स आपको पता होंगे।
कुछ होंगे जो आपको नहीं पता, तो फोकस उन पे करना है, बाकी तो हम रिवाइज कर ही रहे हैं डेली। तो नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ बढ़ते हैं, जो है रिबेलियन इन रशिया। ठीक है, तो इसको आप रीड कर लो। नेक्स्ट, नेक्स्ट ओके, चलो तो सेकेंड एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। द शॉर्ट लिव्ड म्यूटिनी ऑफ येवगेनी प्रिकॉशन। अब यहाँ पर म्यूटिनी की बात हुई, रिबेलियन, म्यूटिनी, ठीक है, रिबेलियन, रिबेलियन है, म्यूटिनी भी हम लिख सकते हैं, रिवोल्ट भी लिख सकते हैं। तो ये सब सिमिलर सब चीज़ें किसकी बात करती हैं? ये सब बात करती हैं कि अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल या सोल्जर्स गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही हथियार उठा लें, रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दें, तो वहाँ पर हम वर्ड यूज़ करते हैं म्यूटिनी, रिबेलियन, रिवोल्ट। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 आपने सबने पढ़ा होगा। तो अब क्या हुआ रशिया में, शॉर्ट लिव्ड यानी कि बहुत छोटे टाइम के लिए एक म्यूटिनी हुई। तो अब तीनों को यहाँ पर इस एडिटोरियल में हम इंटरचेंजेबली यूज़ करेंगे। तो येवगेनी प्रिकॉशन, head of the Wagner private military company, not only exposed the growing uncontrollable feud between the warlord and Russia's top defense leadership, but also the weakening position of Russian President Vladimir Putin in the country's complex power dynamics. तो ये जो क्या हुआ कि एक वागनर नाम की प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है। एक तो होती है कंट्रीज़ की अपनी खुद की मिलिट्रीज, जैसे इंडियन आर्मी है, ठीक है, यूएस की आर्मी है, एयरफोर्स है, तो ये सब कंट्री के अपने सोल्जर्स होते हैं। एक होती है प्राइवेट मिलिट्रीज। प्राइवेट मिलिट्रीज मतलब वो किसी कंट्री के सोल्जर्स नहीं है, वो एक प्राइवेट कंपनी की तरह है, जिनके पास आर्म्ड पीपल हैं, गन्स हैं उनके पास, लेकिन वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ नहीं हैं। तो एक प्राइवेट मिलिट्री जो कंपनी है जो रशिया के साथ लड़ रही थी यूक्रेन में, तो उसका जो हेड है येवगेनी प्रिकॉशन, उसने क्या किया, उसने रशिया के अगेंस्ट ही रिवोल्ट कर दिया। अब ये शॉर्ट लिव्ड था, यानी कि बहुत थोड़े टाइम के लिए रिवोल्ट हुआ, लेकिन उसने नॉट ओनली एक्सपोज द ग्रोइंग अनकंट्रोलेबल फ्यूड बिटवीन द वॉरलॉर्ड्स टॉप डिफेंस लीडरशिप। अब उसने क्या किया कि एक्सपोज कर दिया। एक्सपोज मतलब अनवील कर देना, डिस्क्लोज कर देना, यानी कि सामने ले आया क्या, जो फ्यूड था, फ्यूड यानी कि डिस्प्यूट। तो किसके बीच में डिस्प्यूट था? डिस्प्यूट बिटवीन द वॉरलॉर्ड, वॉरलॉर्ड कौन है, जो येवगेनी प्रिकॉशन है वो, और रशिया की जो डिफेंस लीडरशिप है, जो डिफेंस मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्ट्री, और जो ये प्राइवेट कंपनी का जो हेड है, उनके बीच में जो फ्यूड है, जो झगड़ा है, जो डिस्प्यूट है, वो सामने ले आया। और ये डिस्प्यूट कैसा था? बढ़ रहा था और अनकंट्रोलेबल यानी कंट्रोल से बाहर हो गया था, ठीक है। बट ऑल्सो, तो इन्हीं के बीच में सिर्फ जो फ्यूड था वो सामने नहीं है, बट ऑल्सो द वीकनिंग पोजीशन। इसने और क्या एक्सपोज किया? इसने एक्सपोज किया वीकनिंग पोजीशन ऑफ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, जो है वो अब धीरे धीरे वीक हो रहे हैं। वीकनिंग पोजीशन, उनकी जो पोजीशन है वो कमज़ोर हो रही है। इन द कंट्रीज कॉम्प्लेक्स पावर डायनामिक्स, तो जो कंट्री के अंदर जो पावर डायनामिक्स है, डायनामिक्स ऐसे जो फैक्टर्स हैं जो चेंजेस लेकर आते हैं, जो चेंजिंग सिचुएशंस होती हैं। तो पावर डायनामिक्स बदलते रहते हैं, कभी कोई पर्सन ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, कभी दूसरा पर्सन ज़्यादा पावरफुल होता है, पहला वीकन हो जाता है। तो जो कंट्री के अंदर पावर के जो डायनामिक्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, और उसमें व्लादिमीर पुतिन जो है वो वीकन होते जा रहे हैं फॉर ओवर 2 डेकेड्स। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। दो डेकेड्स से जो मिस्टर पुतिन है, उन्होंने जो रूल किया रशिया को विद एन आयरन फिस्ट। जब हम कहते हैं कि कोई आयरन फिस्ट के साथ रूल करता है, आयरन फिस्ट यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली रूल किया, बहुत ज़्यादा, कुछ केसेस में क्रूअल भी कह सकते हैं। तो बहुत स्ट्रिक्टली रूल किया रशिया पे 2 डेकेड्स से, अलाउिंग लिटिल डिसेंट एट होम। तो रशिया में व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट कोई नहीं बोल सकता। डिसेंट क्या होता है? डिसएग्री करना। तो ओपनली कोई डिसएग्री नहीं कर सकता। एंड एक्सपेंडिंग फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट थ्रू फोर्स। और पुतिन ने क्या किया? जो
फॉरेन पॉलिसी को एक्सपैंड किस तरीके से किया, फोर्स के थ्रू। तो स्ट्रिक्ट फोर्स के साथ ही रूल भी किया कंट्री पे, और अपनी फॉरेन पॉलिसी को एक्सपैंड भी किसके थ्रू किया, फोर्स के थ्रू किया, यानी कि बाकी कंट्रीज़ पे वॉर डिक्लेयर करके। बट इन मिस्टर प्रिकॉशन whose forces took over a critical military headquarters in the southern city of Rostov-on-Don and launched a march of justice towards Moscow, Mr. Putin faced his most significant political and internal security challenge. तो इन 20 years में जिसमें रशिया पे आयरन फिस्ट के साथ रूल किया, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये था, मिस्टर प्रिकॉशन क्या, जिसके फोर्स ने, कौन सी फोर्स, वैगनर प्राइवेट मिलिट्री कंपनी, तो उसके जो सोल्जर्स थे, उन सोल्जर्स ने एक इम्पॉर्टेंट मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को कैप्चर कर लिया। कहाँ पे, रोस्टोव ऑन डॉन नाम की सिटी में, और फिर वहाँ से उन्होंने एक मार्च शुरू कर दिया टुवर्ड्स मॉस्को, रशिया की कैपिटल की तरफ चलना शुरू कर दिया। मिस्टर पुतिन फेस्ड हिज मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज अभी तक का मिस्टर पुतिन के लिए है। ही कॉल्ड द म्यूटिनी अ बिट्रेयल। तो पुतिन ने क्या कहा कि ये जो म्यूटिनी है ये एक बिट्रेयल है, ये रेवोल्यूशन नहीं है। बिट्रेयल क्या होता है, बिट्रेयल डिसलॉयल्टी है, किसी की जो ये सोल्जर्स हैं डिसलॉयल हैं, गद्दार हैं। एंड ऑर्डर्ड हिज सिक्योरिटी सर्विसेज टू क्रश द रिबेलियन। और पुतिन ने अपनी सिक्योरिटी सर्विसेज को कहा, अपने सोल्जर्स को कहा कि ये जो प्राइवेट कंपनी के सोल्जर्स हैं वागनर ग्रुप के, इनको क्रश कर देना है, इनको डिस्ट्रॉय कर देना है और इस रिबेलियन को ख़त्म करना है। बट मिस्टर पुतिन्स हैंड्स वर अंडरस्टैंडेबली टाइड एज वागनर हैज़ ग्रोन ओवर द ईयर्स एज अ पैरेलल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर। लेकिन पुतिन ने ऑर्डर तो कर दिया कि ये रेबेलियन को ख़त्म करना है, अपने सोल्जर्स को ये तो कह दिया, लेकिन मिस्टर पुतिन के जो हैंड्स थे वो टायर्ड थे, यानी उनके पास ऑप्शन नहीं था। क्यों नहीं था, अब ये देखो, क्योंकि जो ये वैगनर ग्रुप है, वैगनर वो इट हैज़ ग्रोन ओवर द ईयर्स, टाइम के साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा पावरफुल होता गया एज अ पैरेलल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर, और धीरे धीरे वो एक पैरेलल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर बन गया। यानी कि एक तरफ तो गवर्नमेंट है, ठीक है, उसके सोल्जर्स हैं, उनके आर्मी है, एयरफोर्स है, ये सब है, और दूसरी तरफ वैगनर ने अपनी अलग सोल्जर्स, अपने अलग वेपन्स ये डेवलप कर लिए। तो वो एक तरह से पैरेलल एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया, और उसकी डीप इन्फ्लुएंस थी बहुत ज़्यादा। वो अफ्रीका में वैगनर ग्रुप का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, एंड हैज़ मेड बैटलफील्ड गेन्स इन यूक्रेन, और यूक्रेन में भी काफ़ी ज़्यादा रशिया की हेल्प की है लड़ाइयाँ लड़ने में और इलाके जीतने में। सो इंस्टेड ऑफ क्रशिंग द रिबेलियन, तो इसी वजह से क्या हुआ, पहले ऑर्डर तो किया, लेकिन उसके बाद रिबेलियन को क्रश करने की बजाय, रिबेलियन को ख़त्म करने की बजाय पुतिन ने क्या किया, बेलारूस के प्रेसिडेंट, बेलारूस जो है रशिया का ही एक अलाय है, तो उसके प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ एक डील साइन की, डील की यानी एक एग्रीमेंट। उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि मिस्टर प्रिकॉशन जो है, मिस्टर प्रिकॉशन और अलेक्जेंडर लुकाशेंको, इन दोनों ने एक डील साइन की। मिस्टर पुतिन ने अलाउ किया इन दोनों को एक डील साइन करने के लिए। एज पार्ट ऑफ द डील, मिस्टर प्रिकॉशन हु अर्लियर ऑन सैटरडे हैड डिमांडेड द डिसमिसल ऑफ रशिया's टॉप मिलिट्री लीडरशिप एंड कॉल्ड द डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु and the chief of general staff geriatric clowns decided to pull back his troops and exile himself in Belarus। तो इस डील के हिसाब से क्या हुआ कि जो प्रिकॉशन जो पहले कह रहा था कि जो रशिया का मिलिट्री लीडरशिप है, डिफेंस मिनिस्टर, उसको डिसमिस कर दो, डिसमिस मतलब रिमूव कर दो, फायर कर दो। तो और उसने क्या कहा, जो रशिया के डिफेंस मिनिस्टर सर्गी शोइगु और जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ यानी आर्मी का जो चीफ है, उनको क्या कहा था, जेरियाट्रिक क्लाउन्स कहा था। जेरियाट्रिक मतलब वीक या ओल्ड, और क्लाउन तो आप समझते हो जोकर्स, तो उन्हें ओल्ड या वीक कहा था, और कहा था कि इनको डिसमिस कर दो, इनको निकाल दो। डील साइन होने के बाद उसी पर्सन ने क्या कहा, डिसाइडेड टू पुल बैक हिज ट्रूप्स। तो उस डील के बाद उस पर्सन ने, मिस्टर प्रिकॉशन ने ये डिसाइड किया कि मैं अपनी जो सोल्जर्स हैं उनको वापस बुला लूँगा। तो पुल बैक
ट्रूप्स के साथ, सोल्जर्स के साथ यूज़ करते हैं, यानी अपने सोल्जर्स को वापस बुलाना किसी जगह से। एंड एग्जाइल हिमसेल्फ इन बेलारूस, एग्जाइल एक देश से बाहर, अपने देश से बाहर चले जाना, या तो कोई फोर्सफुली आपको निकाल दे या फिर आप खुद चले जाओ। तो एग्जाइल हिमसेल्फ यानी खुद ही वो अपने कंट्री रशिया से बाहर, कहाँ, बेलारूस में चला गया। तो ये आई होप इतना ये आपको क्लियर हुआ होगा कि पहले म्यूटिनी हुई, फिर रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि इस म्यूटिनी को हमें ख़त्म करना है, लेकिन क्योंकि वागनर ग्रुप काफ़ी पावरफुल हो गया था, तो फिर मिस्टर पुतिन ने क्या कहा, बेलारूस के जो प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर लुकाशेंको और जो ये वागनर ग्रुप का हेड है प्रिकॉशन, उनको डील साइन करने दी जिसके अंडर वो पर्सन मिस्टर प्रिकॉशन वो बेलारूस में जाके रहेगा रशिया से बाहर। मिस्टर पुतिन हैज़ अवर्टेड एन ऑल आउट सिविल वॉर, इस तरीके से मिस्टर पुतिन ने अवर्ट कर दी, अवर्ट हम यहाँ पर अवॉइड या प्रिवेंट कह सकते हैं, तो एक सिविल वॉर को रोक दिया। नहीं तो रशिया में ही रशिया के ही सोल्जर्स और रशिया का ही वैगनर ग्रुप आपस में लड़ते, तो उसको अवॉइड कर दिया। ऑल आउट मतलब कंप्लीट एक कंप्लीट सिविल वॉर को अवॉइड किया, लेकिन बट ही कैन नॉट एस्केप द क्वेश्चन व्हाई ही फेल्ड टू प्रिवेंट दिस फ्यूड इन हिज सिक्योरिटी सर्कल फ्रॉम एस्केलेटिंग इनटू सच अ ह्यूमिलिएटिंग पब्लिक क्राइसिस। लेकिन वो इस क्वेश्चन से नहीं बच सकते कि कैसे ये जो फ्यूड था, ये जो डिस्प्यूट था, जो मिस्टर पुतिन के सिक्योरिटी सर्कल में था, उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, वागनर ग्रुप का जो हेड है, उनके बीच में जो ये डिस्प्यूट था, ये ऐसे इतना कैसे बढ़ गया, एस्केलेट हो गया, यानी बढ़ गया इनटू सच अ ह्यूमिलिएटिंग पब्लिक क्राइसिस। ह्यूमिलिएटिंग ऐसी चीज़ जिससे आपको अशेम्ड फील हो, ठीक है, शर्म आए, तो इतना शर्मिंदगी वाला, इतना ह्यूमिलिएटिंग पब्लिक क्राइसिस में कैसे वो बढ़ गया। The rivalry between the defense ministry and Wagner was hardly a secret. ये तो हमें पता था पहले से ही। Hardly a secret मतलब सबको पता था, सीक्रेट नहीं था, कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री है और जो वागनर है उनके बीच में राइवलरी एक दूसरे के अगेंस्ट, एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं, वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। सिंस February मिस्टर प्रिकॉशन हैज़ अटैक्ड द मिनिस्ट्री। अब अटैक का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि वेपन्स लेके अटैक किया, यहाँ अटैक का मतलब है वर्बली अटैक किया। तो क्या कहा था प्रिकॉशन ने, क्या कहा था, उसने एक्यूज़ किया था कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो करप्ट है, एक्यूज इट ऑफ करप्शन एंड इनकॉम्पिटेंस। एक्यूज़ करना, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, ब्लेम करना, तो उसने क्या इल्ज़ाम लगाया कि डिफेंस मिनिस्ट्री करप्ट है और इनकॉम्पिटेंस है वहाँ पर। इनकॉम्पिटेंस का मतलब आप अपना काम अच्छे से नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो इनकॉम्पिटेंस यानी वो अपना काम करने की एबिलिटी नहीं है उनके पास। एंड मिस्टर पुतिन डिड नथिंग, और इसके बाद भी मिस्टर पुतिन ने कुछ नहीं किया था। मिस्टर प्रिकॉशन हैज़ ऑल्सो ब्लेम्ड द डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द एक्सेसिव लॉसेस वैगनर सफर्ड इन बाखमत। तो और किस चीज़ का ब्लेम किया मिस्टर प्रिकॉशन ने, ऑल्सो और ब्लेम किया कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, एस्टैब्लिशमेंट मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री की बात हो रही है, तो जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसको ब्लेम किया था जो एक्सेसिव मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है, लार्ज इन लार्ज नंबर, और या अमाउंट हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर लार्ज नंबर की बात हो रही है, बहुत ज़्यादा लॉस यानी बहुत सारी डेथ्स वागनर ग्रुप को सफ़र करनी पड़ी थी। बाखमत में ये एक रीजन है, बट वागनर्स विक्ट्री इन बाखमत, द फर्स्ट मेजर रशियन battlefield victory in months, seem to have intensified the Shoigu प्रिकॉशन फ्यूड। तो बाखमत में जब लड़ाई हुई तो वहाँ पर वागनर को बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए, और इस वागनर ने ब्लेम किया कि ये रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की वजह से है। लेकिन जो वागनर की जो विक्ट्री थी बाखमत में, वो रशिया की पहली विक्ट्री थी महीनों में, और इससे क्या हुआ कि दोनों के बीच में, जो डिफेंस मिनिस्टर था और जो वैगनर का हेड था, दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट था वो बढ़ गया, इंटेंसिफाई हो गया, यानी इंक्रीज हो गया। अ फ्यू डेज आफ्टर वैगनर कैप्चर्ड बाखमत, मिस्टर शोइगू आस्क्ड ऑल पैरामिलिट्री फोर्सेस टू साइन कॉन्ट्रैक्ट्स विद द डिफेंस मिनिस्ट्री। तो डिफेंस मिनिस्टर ने क्या कहा कि
डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि सारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं इंक्लूडिंग जो वागनर ग्रुप है उनको कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पड़ेंगे डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ, विच मिस्टर प्रिकॉशन सॉ एज एन अटेम्प्ट टू डिसमेंटल वैगनर। और वैगनर के हेड को लगा कि ये तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन को डिसमेंटल करने की कोशिश कर रहे हैं, डिसमेंटल वीकन करने की कोशिश कर रहे हैं या ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ब्रेक या एंड। दिस वॉज द ट्रिगर फॉर हिज रिवोल्ट। तो इसकी वजह से ये जो डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पड़ेंगे, ये ट्रिगर था। इसकी वजह से फिर रिवोल्ट हुआ। ट्रिगर है एक इवेंट जो दूसरी इवेंट को कॉज करती है, तो इसकी वजह से रिवोल्ट हुआ। बिफोर द यूक्रेन वॉर बिगैन ऑन February 2022, मिस्टर पुतिन सीम्ड ऑल पावरफुल। तो यूक्रेन वॉर जब शुरू हुई थी February 2022 से, उससे पहले ऐसा लगता था कि मिस्टर पुतिन जो है वो ऑल पावरफुल है, यानी कि वेरी पावरफुल, प्रिसाइडिंग ओवर ह्यूज बट कोहेसिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो प्रिसाइड ओवर कर रहे हैं। इस फ्रेजल वर्ब का क्या मतलब होता है? अगर आप एक कंपनी में प्रिसाइड ओवर कर रहे हो, आप एक मीटिंग को प्रिसाइड ओवर कर रहे हो, तो आप उस मीटिंग के चेयरपर्सन हो, आप उस मीटिंग को के हेड हो, कंट्रोल कर रहे हो। तो जो मिस्टर पुतिन है वो प्रिसाइड ओवर करते थे एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन, यानी उसको कंट्रोल करते थे। कोहेसिव क्या होता है? कोहेसिव इज जो बहुत ज़्यादा यूनाइटेड है। तो एडमिनिस्ट्रेशन उनका बहुत बड़ा था लेकिन वो यूनाइटेड था। एंड एक्सपैंडिंग रशियाज इन्फ्लुएंस अब्रॉड। तो ऐसा लग रहा था यूक्रेन वॉर से पहले कि ये तो बहुत पावरफुल है, एक अपने एडमिनिस्ट्रेशन पे भी कंट्रोल है और रशिया की जो इन्फ्लुएंस है वो बाकी कंट्रीज़ में भी वो फैला रहे हैं। 16 मंथ्स लेटर, वॉर शुरू होने के 16 मंथ्स के बाद, विद लिमिटेड रशियन टेरिटोरियल गेन्स, रशिया ने ज़्यादा कुछ टेरिटरीज कैप्चर नहीं की यूक्रेन में 16 मंथ्स के बाद भी, मिस्टर पुतिन चैलेंजेस एट होम आर माउंटिंग। तो अब मिस्टर पुतिन के जो एट होम यानी रशिया के अंदर ही चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इतने लंबे टाइम से रशिया ने ज़्यादा गेन नहीं किया वॉर में। माउंटिंग मतलब इंक्रीजिंग, चैलेंजेस आर माउंटिंग, चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। ही मे हैव ब्रॉट टेम्पररी पीस बिटवीन हिज जनरल्स। अभी जो ये डिसीजन लिया जो हमने अभी डिस्कस किया, उससे वो टेम्पररी पीस तो मिल गया होगा, बट द रीजन्स बिहाइंड द म्यूटिनी रिमेन अनएड्रेस्ड। लेकिन जो म्यूटिनी के पीछे, जो रिबेलियन के पीछे जो रीजन्स थे, उनको अभी भी डील नहीं किया गया। एड्रेस हम कवर कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। तो एड्रेस करना किसी चीज़ को डील करना, अनएड्रेस्ड मतलब उन चीज़ों से अभी डील नहीं किया गया। ओके, इफ़ ही वांट्स स्टेबिलिटी, मिस्टर पुतिन शुड फर्स्ट ब्रिंग द वॉर टू एन एंड। तो अगर मिस्टर पुतिन को स्टेबिलिटी चाहिए तो पहले वॉर को ख़त्म करना होगा और पुट हिज हाउस इन ऑर्डर। अब इस फ्रेज़ का क्या मतलब है? अपने ही हाउस को ऑर्डर में रखना, यानी अपनी ही प्रॉब्लम्स को पहले सॉल्व करना, बाकी से पहले अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो उन्हें खुद जो उनके अपने ही एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम्स है पहले उन्हें सॉल्व करना होगा, तभी स्टेबिलिटी आएगी। सो ये हमारा सेकेंड एडिटोरियल था। आई होप आपने दोनों एडिटोरियल्स रीड किए होंगे और ये इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस जो हमने इस एडिटोरियल में कवर किए। ठीक है, तो ओके, सो उनके आई होप आपने उनके स्क्रीनशॉट्स ले लिए हैं। तो गुड न्यूज़ है आपके लिए कि बैंकिंग वीडियो कोर्स में अब आप सब्जेक्ट वाइज परचेज कर सकते हैं। क्वांट रीजनिंग, इंग्लिश एंड जी एंड कंप्यूटर नॉलेज, इनको अलग अलग परचेज़ कर सकते हैं। और जो फर्स्ट जो परचेज़ करेंगे उनके लिए डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट अवेलेबल है। और इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। एक्सटेंसिवली हमने कवर किया है प्री और मेंस दोनों लेवल को, तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। PM को आप यूज़ कर सकते हैं कोड PM10। सो आई होप you enjoyed watching editorial insights, and please let us know in the comment section if you have any suggestions. Thank you.